दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उन्नाव मैथ मस्ती पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। मैंने 3 पार्ट डिस्कस किए थे और आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 4। और इस पार्ट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अभी तक मैंने अच्छी स्थिति में डिस्कस किया था 3 में और 4 में निरक्षीय स्थिति में। तो किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण या अनुप्रस्थ स्थिति, दो टाइप से पूछा जा सकता है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य करके। अनुदैर्ध्य तो अच्छी स्थिति में आता है, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव हम देखते हैं क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये होता है इस प्रकार से, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव एक पॉइंट ए मान लो और दूसरा पॉइंट मान लो बी। क्या मान लिया? एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? ओ मान लिया। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? टोटल 2l है। और ए से ओ तक की दूरी कितनी है? l। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी l हो जाएगी। यानी पूरा वैद्युत द्विध्रुव हमारा दिया गया है ए बी। कितना दिया गया है? ए बी। और ये तुम्हारा प्लस क्यू आवेश है, ये भी आपको याद रखना होगा। लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु ओ है, कह सकते हैं द्विध्रुव से एक लंबार्धक, क्या कहेंगे? लंबार्धक जो रेखा होती है वो स्थिति किसको दर्शाती है? निरक्षीय स्थिति की स्थिति दर्शाती है। किसकी? निरक्षीय स्थिति की स्थिति दर्शाती है। तो ये देखो, तो इस पर एक लंबार्धक मान लिया इस प्रकार से। अब लंबार्धक यहाँ चित्र थोड़ा सा छोटा बन गया, तो छोटा हो गया है, चलो अच्छा छोटा कोई बात नहीं, इधर और नीचे होना चाहिए था, अभी इसमें हो नहीं पाए, चलो छोटा सा हम बना देते हैं इस प्रकार से। ऐसे बड़ा थोड़ा हल्का सा बनाना, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक। ये लंबार्धक जो हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? बिंदु यहाँ पर कौन सा है? P। कौन सा बिंदु है? P। और जिसे हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 होगी जाकर के। क्या होगी? E2। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी जाकर के? यहाँ पर E1 होगी जाकर के। क्या होगी? E1। और जब यहाँ E1 होगी जाकर के तो उसके बाद में इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वो होगी जाकर के E। क्या होगी जाकर के? E। तो इस पर कितने डिग्री का कोण? थीटा। और यहाँ पर भी थीटा। और इस पर यहाँ पर परिणामी जब निकाला गया तो E, तो यहाँ से आ जाएगा लंबार्धक यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो ये आ जाएगा यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ लिख देंगे E1 cos थीटा और यहाँ पर आ जाएगा E2 cos थीटा। और ये आ जाएगा हमारा E1, यहाँ से E1 sin थीटा और ये आ जाएगा यहाँ से हमारा E2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ से ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक हमने ज्ञात कर लिया। तो कहीं कहीं ऐसे मिला दिया जाता है इस प्रकार से, ये E1 था तो हो सकता है ऐसे मिला दिया गया हो, देख लीजिए। क्लियर हो गया? जब ये थीटा कोण हो जाएगा तो ये भी थीटा कोण हो जाएगा, ये जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको अगर क्लियर पता हो गई, अब बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O से एक लंबार्धक यानी एक रेखा r दूरी पर स्थित लंबार्धक बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में ज्ञात करनी है। अब उसके बाद में यहां से अगर इतना हमें पता होगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यानी सब क्लियर हो गया। अब हम डेरिवेशन पर आते हैं। वैद्युत क्षेत्र है यानी सदिश राशि है। अब उसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ बात समझते हैं भाई। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, लेकिन दूरी हमें नहीं पता है, या इसे AP और BP जब यहाँ से लंबार्धक करेंगे तो ये AP और BP क्या होगी? दूरी समान होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, लिखो, माना बिंदु वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से लंबार्धक स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, पहले प्लस क्यू लिखेंगे,
तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कि ये क्या होगी? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से यहां तक की दूरी क्या है? बीपी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? बीपी स्क्वायर। क्या होगा? बीपी स्क्वायर। अब लेकिन बीपी की वैल्यू भी तो हमें चाहिए, क्योंकि इसके चित्र के अनुसार एपी बराबर बीपी के दिया गया है। कितना है? एपी बराबर बीपी के है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर ये बीपी की वैल्यू हमें पता करना हो तो लिख लेंगे यहाँ, पहले E1 निकाल लिया, उसके बाद त्रिभुज ये वाला तो 90 डिग्री पर कार्य करेगा, सबको मालूम है ये 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बी ओ और पी में, या ए ओ और पी में लगा दो। तो किस में लगाओगे? पी ए ओ में, त्रिभुज पी ए ओ में पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय में एपी स्क्वायर होगा। क्या होगा? एपी स्क्वायर बराबर आधार यानी कितना है? ए ओ स्क्वायर, और प्लस में उधर कितना है? ओपी स्क्वायर लंब। तो एपी स्क्वायर बराबर ए ओ का मान आ जाएगा एल स्क्वायर, ओपी का मान आ जाएगा आर स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये एपी बराबर आ जाएगा यहाँ से रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि एपी का मान किस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे आया? क्लियर हो गया। तो इसकी वैल्यू एपी का मान क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर। एपी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? रूट के अंदर लेकिन होगी, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एपी स्क्वायर और यहाँ से एपी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एपी की वैल्यू एपी बीपी दोनों क्या है? बराबर में बीपी के, दोनों समान है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये भी तुम्हारा बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये बात क्लियर हो गई तो यहाँ से E1 क्या निकल करके आएगा? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में बीपी स्क्वायर। तो एपी बीपी स्क्वायर करोगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से ये क्लियर हो गया तुम्हें। अब उसके बाद बात आती है E1 की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे? इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। कहाँ पर? बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना आसानी से। तो ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू, इसी प्रकार बात समझिए, यहां से अभी तक था प्लस क्यू आवेश के कारण उतनी ही दूरी, यहां पर भी उतनी ही दूरी। तो E1 और E2 के मान क्या होंगे? समान होंगे। कैसे? देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर, तो वही रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो E1 और E2 के मान क्या होंगे? दोनों समान होंगे। एपी बीपी दोनों क्या है? समान है। चूंकि यहां लिख सकते हैं E1 बराबर E2 के, लिखा जा सकता है। तो जब E1 E2 समान है तो यहां पर दोनों जब समान है तो अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जाकर के यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू 2, जब दोनों समान है E1 cos ऑफ थीटा। यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे तो यहां पर ले आएंगे E1 cos थीटा। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख के चेक कर लीजिए। कैसे? E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। तो E1 E2 समान है तो इसीलिए हमने लिख दिया था 2E1 cos ऑफ थीटा, यही तो होगा। अब यहां से क्या करो? E1 E2 दोनों समान है, एक वैल्यू उठा करके यहां पर रख दी जाए। तो रखिए, देखिए कैसे। तो यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू 2E1। तो 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या उठाएंगे? E1 E2 दोनों समान है, कोई भी वैल्यू रख दो। तो ये आ जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में आता है कॉस थीटा। अब एक बात समझिए, अगर cos थीटा निकालना है तो यहाँ से cos थीटा निकालेंगे, साइन लंब टेकन cos लिख देंगे पहले, चूंकि त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ले लो कोई भी POB में या BOP में, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू साइन लंब टेकन cos आधार बटे कण आता है, तो आधार का मान L है, तो L बटे आ जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ क्या करोगे, रख दो आकर के, तो E इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 अपान में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में ये क्या आएगा L बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। अब ये तो पूरा लिखा है और ये लिखा है आधा, आधा और पूरा मिलकर के 1.5 होता है। कैसे देखिए 1 + 1/2, आधा आधा और पूरा, यानी 2 1 के 2 1 मिलकर के 3 3/2 आ जाएगा ना। ये यहाँ से अगर पता हो गया, क्लियर है, तो E इज इक्वल टू यहाँ से ये आएगा 2L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2L इंटू में Q ब्रैकेट में रखेंगे, और ये पूरा और ये आधा मिलकर के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस पूरे के स्थान पर चूँकि P बराबर 2L इंटू Q, तो यहाँ से आ जाएगा P अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इतना अगर क्लियर हो गया है, अब आगे चलते हैं। अब यही हम फिर लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ देंगे उसको। क्यों छोड़ देते, क्योंकि अति सूक्ष्म है, इसका मान नागर्ण है, बिल्कुल 0 के बराबर, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि आर इज ग्रेटर देन एल, या यहाँ पर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर के, तो यहाँ से E इज इक्वल टू जब उसको छोड़ देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में P अपान में आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा r³, जो कि यही तुम्हारा प्रूफमेंट होगा जा करके। क्या बचा फार्मूला तुम्हारा, इस साइड हम लिख देते हैं, आर स्क्वायर कैंसिल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर से यहाँ पर 4 था, 2 क्यूब था, तो यहाँ पर आ जाएगा P अपान में r³ आ जाएगा। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में। भाई यहाँ से आर स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कट जाएगा, बचा कितना क्यूब, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में r³, जो कि यही तुम्हारा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि तुमको ज्ञात करनी थी। कुछ नहीं, आसानी से आपको केवल समझ लेना है और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब लेकर के आएंगे या वैद्युत द्विध्रुव या बलयुग्म का आघूर्ण, यानी नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 5, और उसके बाद में फिर 5 के बाद आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।